जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का गोविंद एकेडमी में। आज के इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूँ बिहार बोर्ड क्लास 7 विज्ञान अध्याय 2, जो कि बीपीएससी के लिए भी ये महत्वपूर्ण चैप्टर है। ठीक है, तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और चलते हैं हम लोग एनसीईआरटी यानी कि जो बुक है, जो विज्ञान का जो बुक है, विज्ञान का जो दूसरा चैप्टर है, दूसरा चैप्टर की ओर चलते हैं, जिसका नाम है जंतुओं में पोषण। तो आइए हम लोग जानते हैं कि इस चैप्टर के बारे में। तो पहले इसमें जो है वो पोषण की आवश्यकता, अब जंतुओं में पोषण की आवश्यकता क्यों होती है, पहले तो हम लोग ये जान लेते हैं। और ये पोषण है क्या, पहले तो हमें ये जानना पड़ेगा। तो पोषण की आवश्यकता क्यों होती है, तो इसमें जो दिया गया है आप देख पाएंगे कि सभी जीवों को अपना उत्तम स्वस्थ, शारीरिक वृद्धि, विकास, गतिशीलता बनाए रखने के लिए पोषण की ज़रूरत होती है। यानी कि जीवों को अपने शरीर को स्वस्थ और वृद्धि यानी कि विकास करने के लिए, गतिशील रखने के लिए क्या होता है कि पोषण की ज़रूरत होती है, भोजन की ज़रूरत होती है। जैसा कि आप देख पाएंगे इस चित्र में भोजन कई प्रकार के हैं और ये भोजन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि विकास और वृद्धि विकास के लिए हमें पोषण की ज़रूरत होती ही होती है। अब हम लोग ये जान लेते हैं कि पोषण किसे कहते हैं। तो वह क्रिया जिसके द्वारा जीव भोजन ग्रहण करता है और इस भोजन का उपयोग अपनी वृद्धि, उपापचय और पुनर्निर्माण आदि क्रियाओं के लिए करता है, उसे पोषण कहा जाता है। अब उसके आगे आप देखेंगे कि सभी जीवों में पोषण का तरीका अलग अलग होता है। आप देखेंगे कि जो जीव है यानी कि बहुत सारे जीव हैं, जैसे मनुष्य का जो भोजन करने का तरीका है वो अलग है। जानवर जैसे गाय भैंस हो गया, उसका जो भोजन करने का जो तरीका है वो अलग है। तो इसके बारे में थोड़ा हम लोग जान लेते हैं। सभी जीवों में पोषण का तरीका अलग अलग होता है। इसके आधार पर उन्हें स्वपोषी, विषपोषी आदि वर्गों में बांटा गया है। जैसे विभिन्न जीवों में शारीरिक बनावट और भोजन ग्रहण करने वाले अंगों में विभिन्न नज़र आते हैं। मधुमक्खी, भौरे आदि आसानी से रस चूस सकते हैं। मगर पक्षी, जिसे हम हमिंग बर्ड कहते हैं, या फूलचूस की लंबी पतली चोंच भी फूलों का रस चूसने में उसे मदद करती है। उसके बाद आप देखेंगे, गोरैया अपनी छोटी चोंच से आसानी से अन्न, कण और कीड़े मकोड़े चुन सकते हैं। शेर की मजबूत जबड़े और पैने दांत शिकार को पकड़ने यानी कि दांत से शिकार को पकड़ने और उसे फाड़ने में मदद करता है। कहने का अर्थ यही हुआ कि मधुमक्खी जो है क्या होता है, मैंने अभी आपको बताया है कि भोजन करने का जो सभी जीव का जो तरीका है वो क्या है, अलग अलग है। ठीक है, जैसा कि मधुमक्खी है, उसका छोटा चोंच रहता है, तो वो आसानी से क्या करता है कि फूल में से जो रस है, रस को चूस लेता है। ठीक है, ऐसा होता है। अब शेर है, शेर का मजबूत जबड़ा, दांत उसका क्या होता है, मजबूत होता है, जिसके कारण शेर क्या करता है कि वो शिकार करता है। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे अजगर सांप अपने मुंह में बड़े शिकार को आसानी से निगल लेता है। अजगर सांप क्या करता है कि बड़े शिकार जो रहता है उसको आसानी से निगल लेता है। उसके बाद आप देखेंगे आगे की वीडियो, लोग ये जानते हैं कि भोजन ग्रहण करने की विधियां क्या है। जैसे भोजन तो हम करते हैं, लेकिन उसकी विधियां क्या है। तो पहले हम क्या करते हैं, छीलना, या किसी भी चीज़ को हम खाते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि सभी चीज़ को छील कर ही खाते हैं। यानी कि पहला क्या है, छीलना, चबाना, कुतरना, पकड़ना, निगलना। उसके बाद क्या है, चूसना, स्पिंजी आदि भोजन करने की विधियाँ हैं। अब जैसे कुछ चीज़ों को क्या करते हैं कि हम छील के खाते हैं, जैसे खीरा हो गया। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे कि संतरा हो गया, इस सभी को क्या करते हैं, छील के खाते हैं। उसके बाद क्या होता है, खीरा को छीलने के बाद क्या करते हैं, चबाते हैं, उसके बाद खाते हैं, या कुतरते हैं यानी कि काट कर खाते हैं। ठीक है, तो ऐसा होता है। अब हम लोग ये जान लेते हैं कि मानव में जो पाचन होता है उसमें क्या क्या विधि है, किस प्रकार होता है, इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। मनुष्य में भोजन अंतर्ग्रहण मुख द्वारा होता है, फिर उसका पाचन और उपयोग होता है। भोजन का बिना पचा हुआ अनुपयोगी भाग मल के रूप में शरीर से बाहर निष्कासित होता है। तो ये आप जानें कि मनुष्य में भोजन अंतर्ग्रहण मुख के द्वारा होता है, फिर क्या होता है, उसका पाचन और उपयोग होता है। भोजन का बिना पचा हुआ भाग क्या होता है कि मल शरीर से बाहर निकल जाता है, जो कि मल के रूप में निकलता है।
उसके बाद आप देखेंगे मनुष्य में भोजन का मुख द्वारा ग्रहण किए जाने के बाद एक सतह लंबी नालिका से गुजरता है, जो कि मुख गुहिका से आरंभ होकर गुद्दा मल द्वार तक जाती है। इसे आहार नाल कहते हैं। इस लंबी नली के विभिन्न भाग इस प्रकार है, यानी कि आपको मैं नीचे अभी बता रहा हूँ कि कैसे है, ठीक है। तो यानी कि अगर आपसे पूछा जाएगा कि आहार नाल हम किसे कहते हैं, तो आप इस लाइन को इतना आप लिख सकते हैं, जैसे आप देख सकते हैं। तो अभी मैंने आपको बताया कि आहार नाल के बारे में। आप देख पाएंगे कि आहार नाल जो कि मुख गुहिका है, माउथ कैविटी जिसको कहते हैं, आप देख पाएंगे पिक्चर में मुख गुहिका। उसके बाद दूसरा नंबर में है कि ग्रसिका जो ये जो पतली नली है इसको कहते हैं। अमाशय जो आप देख पाएंगे ये थैलीनुमा है, ये है जो कि यू आकार टाइप का बना हुआ है, तो ये हुआ। उसके बाद क्या है कि छोटी आंत आप देख पाइए, ये छोटी आंत है। उसके बाद छोटी आंत के बाद क्या है कि बड़ी आंत है। बड़ी आंत आप, ये छोटी आंत है, उसके बाद बड़ी आंत है, उसके बाद मालाशय है, मालाशय के बाद गुद्दा या मल द्वार है, ठीक है। इस प्रकार जो हमारे शरीर में जो स्ट्रक्चर है बनावट आप देख सकते हैं। आहार नाल के इन भागों के साथ अनेक छोटी बड़ी ग्रंथियां जुड़ी होती है, जैसे लार ग्रंथि, यकृत, अंगनाशय आदि, जो पाचन रसों का स्राव करती है। ये पाचन रस भोजन के जटिल अवयवों को सरल रूप में बदलने में मदद करते हैं। आहार नाल और उसके संबंध ग्रंथि मिलकर पाचन तंत्र का निर्माण करती है। मानव में पाचन किस प्रकार होता है, तो आहार नाल और पाचन ग्रंथि के द्वारा ही होता है। मुख एवं मुख गुहिका, चलिए इसके बारे में अब हम लोग जानते हैं कि हम भोजन मुख द्वारा ग्रहण करते हैं। हमारे मुख गुहिका के अंदर दांत और जीभ होते हैं, साथ ही लार ग्रंथि होती है जिससे लार निकलती है। दांत का अब कार्य क्या है, ये तो हम समझ लिए कि भोजन जब हम करते हैं तो दांत भोजन चबाने और छोटे छोटे टुकड़े बनाने में हमारी मदद करते हैं। दांत जो स्थित मसूर में अलग अलग खांचे में धंसे होते हैं। हमारे दांत के आकार और कार्य विविधता होती है, इसके अनुसार उसके नाम अलग अलग होते हैं। उसके बाद आप देख पाएंगे कि आहार नाल जो कि पाचन ग्रंथि नालिका द्वारा आहार नाल से जुड़ी होती है। चलिए अब हम लोग जान लेते हैं कि क्या है कि हमारे जो मुख में यानी दांत का क्या कार्य है। हमारे पास दो दांत बहुत सारे हैं, आप देख पाएंगे। तो दांत का कार्य क्या है उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो प्रथम सेट, इन दांतों को दूध के दांत यानी कि मिल्क टीथ कहते हैं। जब हम लोग जन्म लेते हैं, जन्म लेने के बाद क्या होता है कि हमें दांत आता है तो उसे हम दूध के दांत कहते हैं। पुनः यह कुछ दिनों के बाद क्या होता है, ये टूट जाते हैं, गिर जाते हैं। पुनः इसके स्थान पर अस्थायी दांत निकलते हैं जो कि जीवन भर रहते हैं। हालांकि वृद्धावस्था में इसकी कुछ दांतें गिरने भी लगते हैं। जब बूढ़े व्यक्ति हो जाते हैं तो क्या होता है कि कुछ दांत क्या होता है कि गिर जाते हैं। पूरे पिक्चर में आप देख सकते हैं कि किस प्रकार दांत का कार्य है। दांत का जो साइज है वो आप देख सकते हैं। उसके बाद क्या होता है कि इसमें आपने देखा कि मुख गुहा में दांत की सजावट, ठीक है। क्या आप जानते हैं कि दांत की ऊपरी परत जिसे इनेमल कहते हैं, दांत की जो ऊपरी परत है वो क्या होता है, इनेमल कहा जाता है। हमारे शरीर का कठोरतम पदार्थ यह मुख्यतः कैल्शियम एनेमेलिन नामक लवण तथा प्रोटीन का बना होता है। यानी कि दांत का जो बनावट है वो किसके द्वारा बना होता है, तो कैल्शियम एनेमेलिन नामक लवण प्रोटीन से बना होता है। तो अगर आपसे दांत का जो बनावट है वो किस पदार्थ से बना होता है, ठीक है, या इतना कठोर होता है, इसका क्या कारण है, तो आप बता सकते हैं। उसके बाद अगर आपसे यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है कि दांतों की ऊपरी परत उसे हम क्या कहते हैं, आपसे क्वेश्चन जो है प्रश्न पूछा जा सकता है कि दांतों का जो ऊपरी परत है उसे हम क्या कहते हैं, तो आप बता सकते हैं इनेमल, ठीक है। चलिए उसके बाद हम लोग जान लेते हैं कि एक चीज़ हम जान लेते हैं। आप जैसा कि देखे हैं कि हमारा मुख हमेशा गीला रहता है, ऐसा यानी कि हमारा जो मुख है वो मुख जो है वो हमेशा गीला क्यों रहता है, ये तो प्रश्न है। तो इसका जो उत्तर है वो है हमारे मुख में 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ होती हैं।
जिससे लार स्रावित होता रहता है। लार भोजन को मुलायम बनाने में मदद करता है। लार में पानी, लवण तथा चिकना म्यूकस होता है। भोजन का पाचन मुख से ही लार में उपस्थित एंजाइम एमाइलेज की सहायता से आरंभ हो जाता है, जो कि मंद स्टार्च को शकरा ग्लूकोज में बदल देता है। एंजाइम रासायनिक स्राव है जो आल के विभिन्न भाग एवं ग्रंथियां से स्रावित होते हैं और भोजन के विभिन्न अवयवों के साथ प्रतिक्रिया कर पाचन में बदल देते हैं। ये हुआ इसका काम। उसके बाद अब हम लोग जान ले, तो अभी आपने जाना कि हमारे जो मुंह जो है वो गीला क्यों रहता है। तो 3 जोड़ी लार ग्रंथि यानी कि 6 लार ग्रंथियाँ होती है, जिसके कारण हमारे मुख क्या होता है कि वो गीला रहता है। उसके बाद अब हम लोग जान लेते हैं कि जीभ के बारे में। ठीक है जी। जीभ मुख के अंदर एक पेशीय अंग है। जीभ के आगे की ओर स्वतंत्र तथा पीछे की ओर मुख गुहिका के निचले भाग से जुड़ी रहती है, यानी कि मुख गुहिका के निचले भाग से जुड़ी रहती है। यह जीभ मुख में भोजन को इधर उधर करने, लार मिलने तथा भोजन निगलने में मदद करती है। जीभ पर स्वाद कलिका, जिसकी मदद से हम चीज़ों का स्वाद लेते हैं। स्वाद कलिका जीभ में अलग अलग हिस्से में होती है। स्वाद कलिका की स्थितिकाओं की स्थिति का पता लगाने के लिए हम एक रोचक क्रियाकलाप कर सकते हैं। चलिए, आप देख सकते हैं कि जीभ का जो बनावट होता है वो क्या होता है। जीभ में स्वाद कलिकाएँ, आप क्रियाकलाप के अनुसार जीभ के विभिन्न यानी कि आप इसको खुद से कर सकते हैं। हमारा जीभ है क्या होता है, आप आगे देखेंगे तो क्या होता है, स्वाद कलिकाएँ होते हैं। पीछे जो क्या होता है कि निगलने का, और जीभ के माध्यम से ही हम भोजन को इधर से उधर किया जा सकता है, जो कि जीभ हमें साफ स्पष्ट बोलने और शुद्ध उच्चारण करने में भी मदद करती है। दांत सुरक्षा स्वास्थ्य का आधार, यानी कि अभी आपने जाना कि जीभ जो है वो उसका क्या कार्य है, और जीभ से हम स्वाद लेते हैं, स्पष्ट बोलने और उच्चारण करने में हमें जीभ क्या होता है, मदद करता है। हमारे मुख में हमेशा गीला रहता है, हमारे मुंह जो है वो हमेशा गीला रहता है। ऐसा क्यों? अभी आपको मैंने बताया कि 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ होती है, स्रावित होता रहता है, जिसके कारण हमारा मुख जो है वो हमेशा गीला रहता है। उसके बाद अभी आपने देखा कि दांतों के सही से हम देखभाल कैसे कर सकते हैं। दांतों को सही से देखभाल, तो अब हम लोग इसके बारे में जानते हैं। दांतों को सही से देखभाल और साफ़ सफाई बहुत ज़रूरी है। हमें सुबह तथा रात में सोने से पहले अपने दांतों को दातुन या ब्रश से ज़रूर साफ़ करना चाहिए। दातुन करते समय हाथ की उंगलियां मसूर को अवश्य मलना चाहिए, क्योंकि इससे मसूर का रक्त संचार बढ़ता है और दांत मजबूत रहता है। यानी कि जब हम ब्रश करते हैं तो ब्रश करते समय क्या होता है कि हमें दांतों को मसूर जो होता है उसे उंगली से हमें ज़रूर मलना चाहिए। उसके बाद अब हम लोग जानते हैं कि भोजन नली एवं ग्रसिका। तो भोजन नली लंबी पतली मांसल संरचना होती है जो मुख गुहिका को आमाशय से जोड़ती है। मुख द्वारा चबाया हुआ भोजन ग्रास नली या ग्रसिका में जाता है। ग्रास नली की मांसपेशियों में संकुचन होते रहता है। इस संकुचन के कारण भोजन नीचे की ओर रखता है, वह आमाशय तक पहुंचता है। यानी कि इसी क्रिया के कारण भोजन जो है वो आमाशय तक पहुंचता है। उसके बाद आप कभी देखे होंगे या महसूस भी किए होंगे कि वमन यानी कि जो उल्टी होता है, उल्टी क्यों हो जाते लेते हैं कि वमन या उल्टी क्यों होते हैं। तो कभी आपने देखा या महसूस किया होगा कि खाते समय या खाने के कुछ समय बाद वमन या उल्टी हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? तो इसका जो मेन जो रीज़न है वो है कि भोजन आमाशय तक नहीं पहुंच पाता है या आमाशय द्वारा स्वीकार नहीं किया जाता है। अर्थात भोजन नाल में भोजन को पेशियों आमाशय की बिल्कुल उल्टी दिशा यानी कि मुंह की ओर चलाया जाता है। संभवतः इसी कारण इसे उल्टी भी कहा जाता है। ठीक है। आमाशय, अब हम लोग जान लेते हैं कि आमाशय आहार नाल की सबसे चौड़ी भाग है। यह मोटी दीवार थैलीनुमा मांसल संरचना है जो चपटी और यू आकार का होता है। इससे होकर भोजन छोटी आंत तक पहुंचता है। आमाशय के आंतरिक
भाग में पाचन श्लेष्मा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल स्रावित होता रहता है। ये छोटी आंत क्या है इसके बारे में, तो छोटी आंत है कि जो छोटी आंत है वो लगभग 6 से 7 मीटर लंबी कुंडली संरचना है। इसमें यकृत अंगनाशय तथा स्वयं इसकी दीवार से स्राव प्राप्त होते हैं। उसके बाद अब हम लोग जानेंगे कि यकृत किसे कहते हैं। तो यकृत से प्राप्त स्राव गहरे लाल भूरे रंग की यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यह अमाशय की ऊपरी भाग में दाहिनी ओर स्थित होती है और पित्तरस स्रावित करती है, जो एक थैलीनुमा संरचना पित्ताशय से संग्रहित होता है। पित्तरस वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उसके बाद देखेंगे कि अंगनाशय से प्राप्त स्राव। अंगनाशय हल्के पीले रंग की पत्ती के आकार की हैं। तो अंगनाशय हल्के पीले रंग की पत्ती के आकार की सबसे बड़ी ग्रंथि है, जो अमाशय के ठीक नीचे स्थित होती है। इससे स्रावित अंगनाशय से रस, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा पर क्रिया कर उसे सरल रूपों में बदल देता है। उसके बाद अब हम लोग जानेंगे कि छोटी आंत की दीवार, ठीक है, छोटी आंत की दीवारों से प्राप्त स्राव, यानी कि छोटी आंत के दीवार से जो प्राप्त स्राव होते हैं उसके बारे में। अब छोटी आंत की दीवारों से प्राप्त स्रावित आंत रस आंशिक रूप से पचे हुए भोजन पर क्रिया कर उसे पूर्ण रूप से पचा देता है। पूर्ण रूप से क्या करता है? पचा देता है। इस प्रकार छोटी आंत में कार्बोहाइड्रेट सरल, शर्करा ग्लूकोज में, प्रोटीन अमीनो अम्ल में तथा वसा अम्ल और गिल्सरॉयल में बदल देता है। ये छोटी आंत के स्राव होता है, स्राव से प्राप्त होता है। उसके बाद आप देखेंगे कि छोटी आंत में पचे भोजन का अवशोषण किस प्रकार होता है। तो आप देख पाएंगे कि पचे हुए भोजन का अवशोषण छोटी आंत आंतरिक भाग में अंगुली के समान उभरी हुई संरचना होती है, जिसे दीर्घरोम या रसागुल कहते हैं। दीर्घरोम पचे भोजन का अवशोषण के लिए तल क्षेत्र बढ़ा देता है। इसे सूक्ष्म रुधिकाओं का जाल फैला रहता है। अवशोषित भोजन वाहिकाओं की सहायता से शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचता है, जहां अनेक जटिल पदार्थ के बनने में उसका उपयोग होता है। इस प्रक्रिया के स्वांगीकरण कहते हैं। शोषण के क्रम में कोशिकाओं की स्थिति विघटन ऑक्सीजन सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और जल में होता है तथा ऊर्जा मुक्त होती है। भोजन के बिना पचा हुआ भाग अवशोषण नहीं होता है। वो क्या होता है कि बड़ी आंत में जाता है, बड़ी आंत में चला जाता है। उसके बाद देख सकते हैं कि छोटी आंत का जो रसागुल है वो किस प्रकार होता है, आप पिक्चर में देख सकते हैं। छोटी आंत का जो रसागुल है वो किस प्रकार का इसका ढांचा जो होता है वो आप देख सकते हैं इस चित्र में। हम लोग जान लेते हैं कि बड़ी आंत के बारे में। तो बड़ी आंत छोटी आंत की अपेक्षा छोटी और चौड़ी होती है। इसकी लंबाई लगभग 1.5 मीटर होती है। इसके द्वारा अपचित भोजन से जल और कुछ लवणों का अवशोषण होता है। बाकी उपचित पदार्थ अर्धठोस अवस्था में मलाशय में चला जाता है, जहां से समय समय पर गुदा द्वारा मल के रूप में बाहर निकाल दिया जाता है। इस प्रक्रिया को निष्कासन कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाएगा कि निष्कासन किसे कहते हैं तो आप इसे लिख सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं कि घास चरने वाले जंतु में पाचन किस प्रकार होता है। ये तो हो गया मानव में। अब हम लोग जान लेते हैं कि घास चरने वाले जो जंतु हैं उसमें पाचन जो है वो किस प्रकार होते हैं। तो हमारे आसपास में अनेक जंतु हैं जो घास खाते हैं, जैसे गाय, भैंस, बकरी सकते हैं, पचा नहीं सकते हैं। पौधे से प्राप्त अधिकांश पोषक में सेलुलोज की प्रधानता नहीं होती है। घास में भी सेलुलोज प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। सेलुलोज एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट। मानव सहित बहुत से जंतु सेलुलोज का पाचन नहीं कर पाते हैं। घास खाने वाले जंतु की पाचन व्यवस्था थोड़ी अलग होती है। इसका आमाशय विशेष प्रकार का होता है जो 4 भागों में बटा रहता है। पहला भाग सबसे बड़ा होता है जिसे रुमेन कहा जाता है। यहाँ से आपको प्रश्न भी आ सकता है कि घास चरने वाले जो जीव है, जंतु है,
उसका आमाशय किस प्रकार होता है और इसका जो भाग है कितने भागों में बटा रहता है। तो आप बता सकते हैं कि 4 भागों में बटा रहता है, विशेष प्रकार का होता है। पहला जो भाग है वो क्या होता है कि उसे हम रुमेन कहते हैं, जो कि सबसे बड़ा भाग होता है, रुमेन कहा जाता है। निगला हुआ घास प्रथम आमाशय के रुमेन में इकट्ठा होता है, जहां भोजन का आंशिक पाचन होता है। इसे जुगाल या कड कहते हैं। यानी कि जब आप देखेंगे कि जब कोई भी जैसे गाय हो गया, भैंस हो गया, ये सभी जानवर जो है जब भोजन कर लेते हैं तो वो क्या करते हैं, मुंह चलाते रहते हैं, जिसे हम जुगाल या कंड भी कहते हैं। यहाँ पे आप पिक्चर में आप देख सकते हैं ये जो जानवर है, यहाँ पे आप देखेंगे रुमेन का जो सबसे बड़ा भाग है, रुमेन जो है वो क्या है कि सबसे बड़ा भाग है। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे उसके आगे कि बहुत से घास खाने वाले जंतु चरते समय जल्द घास काट कर निगल लेते हैं। यानी कि जल्द क्या करते हैं, घास काटते हैं और निगल लेते हैं। हमारी तरह खाना खाते समय ये भोजन पूरी तरह चबाते नहीं हैं। निगले हुए घास को जुगाल या पुनः मुंह में लाकर चबाते रहते हैं। यानी कि जो घास निगल लेते हैं उसको क्या करते हैं, मुंह में लाकर चबाते रहते हैं। आपने यह देखा होगा कि जब वे खा नहीं रहे होते तब भी वो उसका मुख चलता रहता है। इसी प्रक्रिया को जुगाली या पांगुल कहते हैं। इस जंतुओं में सेलुलोज का पाचन कुछ जीवाणुओं की सहायता से होता है। ये जीवाणु रुमेन में होता है। यानी कि ये जो जीवाणु है वो कहाँ अवस्थित होता है, रुमेन में होता है। अमाशय के बाद भोजन छोटी आंत और बड़ी आंत में जाता है। यानी कि अमाशय के बाद क्या होता है, जो इसका जो भोजन है वो छोटी आंत और बड़ी आंत में। बाद आप देखेंगे कि छोटी तथा बड़ी आंत के बीच एक थैलीनुमा संरचना है। आप देख पाएंगे कि छोटी आंत और बड़ी आंत के जो बीच है वो क्या है, एक थैलीनुमा संरचना, जिसे अंधनाल कहते हैं। चित्र में आप देख सकते हैं अंधनाल में भी कुछ जीवाणु होती हैं। ये अंधनाल है और यहाँ पे कुछ जीवाणु होते हैं। उसके बाद अब हम लोग देखते हैं अंधनाल में भी कुछ जीवाणु होते हैं। मनुष्य में अंधनाल बहुत छोटी होती है और ये जीवाणु जो है अनुपस्थित रहते हैं। यानी कि मनुष्य में अंधनाल होता है लेकिन जीवाणु नहीं रहते हैं। अतः मनुष्य में सेलुलोज का पाचन नहीं होता है। मनुष्य में पाचन संस्थान में सेलुलोज रेशेदार पदार्थ के रूप में रह जाता है। यानी कि मनुष्य में सेलुलोज रेशेदार पदार्थ के रूप में रह जाता है। आपने मनुष्य और घास खाने वाले जंतुओं में के पाचन के संबंध में जानकारी प्राप्त की, जिसमें व्यवस्थित पाचन तंत्र पाया जाता है। लेकिन ऐसे बहुत सारे सूक्ष्म जीव हैं जिसमें पाचन तंत्र तो दूर मुख भी नहीं होता है। यानी कि पाचन तंत्र तो दूर की बात है, मुख भी नहीं होता है। तो क्या ऐसे जीव भोजन नहीं ग्रहण करते हैं, उनमें पाचन नहीं होता है। इसके आप देखे होंगे या जानते होंगे कि जल स्रोत, तालाब, झील, नव, मिट्टी में पाए जाने वाले अमीबा ऐसे ही एक कोशिकीय जीव है। इसके भोजन अंतर्ग्रहण और पाचन की तरीका अत्यंत रोचक है। इसके कोशिकीय के चारों ओर कोशिका झिल्ली होती है। कोशिकीय के चारों ओर क्या होता है, कोशिका झिल्ली होती है। इसके अंदर कोशिकीय द्रव भरा होता है। इसमें केंद्रक तथा अनेक धनिया यानी कि खाली स्थान होते हैं। अनेक धनिया यानी कि खाली स्थान होती है। अमीबा की विशेषता है कि वह लगातार अपनी आकार की स्थिति क्या करते हैं, बदलते रहते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं अमीबा है, अमीबा क्या करता है कि अपना स्थिति हमेशा बदलते रहता है। चित्र में आप देख सकते हैं अमीबा का ये जो चित्र है बदलता रहता है। इसमें एक अधिक अंगुली जैसा उभरा निकलते रहता है। उंगली जैसा क्या होता है कि उभरा निकलते रहता है, जिसे पादाब या कि कृत्रिम पाँव कहते हैं। ये अमीबा की गति करने में तथा भोजन पकड़ने में मदद करते हैं। के बाद आप देखेंगे कि अमीबा का आहार सूक्ष्मजीव जैसे जीवाणु, कवक आदि है। जब वह भोजन के संपर्क में आता है या भोजन इसके आसपास होता है, यह अपने पादाबों को विकसित कर भोजन को चारों तरफ से घेर लेता है। दोनों ओर से विकसित पादाब आपस में मिलकर एक हो जाता है। भोजन एक प्रकार बने खाद्यान्नी में बंद
होकर अमीबा की कोशिकीय अंदर चला जाता है। खाद्यान्नी में ही पाचन रसों का स्राव होता है, जो कि खाद्य पदार्थों पर क्रिया कर उन्हें रस पदार्थों में बदल देते हैं। ये अमीबा का जो है वो पाचन होता है। इसी प्रकार वो भोजन को क्या करता है कि धीरे धीरे वो अवशोषित करता है, पचा हुआ भाग को धीरे धीरे अवशोषित करता है। अमीबा की वृद्धि रखरखाव और उसकी संख्या वृद्धि गुणन में बदल सकता है। यहाँ भी बिना पचा हुआ अपशिष्ट पदार्थ खाद्यान्नी से बाहर उसका द्वारा बाहर निकल जाता है। ठीक है, ऐसे यहाँ पे होता है। हम लोग जानते हैं कि इस पूरे जो अध्याय है उसको हमने पढ़ा, आपने जाना, तो इसमें हमने सीखा क्या, थोड़ा सारांश के बारे में जान लेते हैं। पोषण सभी जंतुओं के लिए अनिवार्य है, यानी कि पोषण सभी जंतुओं की अनिवार्य आवश्यकता है। उसके बाद हम लोगों ने जाना कि जंतुओं में पोषण में भोजन की अनिवार्यता, भोजन अंतर्ग्रहण का तरीका जो है वो उपयोग शामिल है। मनुष्य के पाचन तंत्र में मुख्य रूप से आहार नाल और स्रावी ग्रंथियाँ होती हैं, ये हम लोगों ने जाना। आहार नाल में मुख्य गुहिका, ग्रासिका, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, मालाशय तथा गुदा शामिल है। उसके बाद हम लोगों ने जाना कि पाचन रस मुख्यतः लार ग्रंथि, यकृत, अंगनाशय तथा छोटी आंत की दीवारों से स्रावित होते हैं। पोषण एक जटिल प्रक्रिया है। हम लोगों ने जाना कि पोषण क्या है, एक जटिल प्रक्रिया है जो कि बहुत सारे क्रियाओं से गुजरना पड़ता है। भोजन के अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण एवं निष्कासित शामिल है। भोजन का पाचन मुख से ही आरंभ हो जाता है। जब हम भोजन को ग्रहण करते हैं उसी समय भोजन का पाचन चालू हो जाता है, आरंभ हो जाता है। मंड का पाचन मुख से ही आरंभ हो जाता है। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने जाना कि भोजन सभी अवयवों का पाचन छोटी आंत में पूरा हो जाता है। इसमें यकृत, अंगनाशय तथा छोटी आंत से स्रावित पाचक रस सहायता करते हैं। बड़ी आंत में जाकर कुछ लवणों का अवशोषण होता है। बड़ी आंत में जाकर क्या होता है कि कुछ लवणों का अवशोषण होता है। अवशोषित भोजन रक्त नालिकाओं द्वारा रक्त के साथ शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचता है। उसके बाद हम लोगों ने जाना कि भोजन का बिना पचा हुआ भाग जिसका अवशोषण नहीं होता, मल के रूप में गुदा से बाहर निकल जाता है। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि जुगाली करने वाले जंतुओं को रूमिनेंट कहा जाता है। रूमिनेंट कहा जाता है, यानी कि जो जुगाली करता है उस जंतुओं को क्या कहते हैं, रूमिनेंट कहा जाता है। जुगाली करने वाले जंतुओं तेजी से भोजन निगलते हैं तथा रूमिनेंट में भंडारित करते हैं, यानी कि जुगाली करने वाले जंतु रूमिनेंट कहा जाता है, ये आप लोगों ने समझ लिया। उसके बाद हम लोगों ने जाना कि जुगाली करने वाले जंतु तेजी से भोजन निगलते हैं तथा रूमिनेंट में भंडारित करते हैं, कि कुछ समय बाद निगले भोजन को पुनः मुख में लाकर चबाते हैं या जुगाली करते हैं। उसके बाद है अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण या पादाप की सहायता से होता है, यानी कि अमीबा में जो भोजन का अंतर्ग्रहण जो होता है वो पादाप के सहायता से होता है। अमीबा में भोजन का पाचन खाद्यान्नी में होता है। अमीबा में भोजन का जो पाचन होता है वो कहाँ होता है, खाद्यान्नी में होता है। इस प्रकार आप इसका जो प्रश्न उत्तर है वो खुद से पहले बनाएं। उसके बाद हमें उम्मीद है कि इसका जो प्रश्न उत्तर है वो आपको बन जाएगा। अगर नहीं बनता है तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करें, मैं इस चैप्टर का जो प्रश्न उत्तर है प्रश्न उत्तर भी आप लोगों के लिए वीडियो के रूप में बनाकर लाऊंगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि इस वीडियो में कुछ छूट गया है या कोई तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं उस टॉपिक को दोबारा से कवर करने का कोशिश करूँगा। हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।